नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, कैंसर सर्जन, पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर हॉस्पिटल आगरा से आज सबसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही कॉमन कैंसर जो हमारे क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है और परेशानी का कारण भी बनता है, वो है मुंह, गाल और गले के कैंसर्स, जिनको सामान्य भाषा में हेड एंड नेक कैंसर्स के रूप में हम लोग नोटिफाई करते हैं और आम भाषा में भी यूज करते हैं। मगर हेड एंड नेक कैंसर्स एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स हैं जिसमें कि होठ, गाल, जीभ, गला, तालू और स्वर यंत्र यानी कि आवाज की पेटी, इन सब के कैंसर्स सम्मिलित रहते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाला कैंसर गाल या होठ या मसूड़े का देखा जाता है और शायद इसका कारण हमारी यहाँ की होने वाली प्रैक्टिसेस जिनमें कि पान मसाला, तंबाकू वगैरह भी है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, वो एक बहुत बड़ा कारण भी है। अन्य कैंसर्स जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो स्वर यंत्र के होते हैं, जिसमें आवाज के परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ गले के पिछले हिस्से के होते हैं जिसमें कि खाने की दिक्कतें आती हैं, और इस प्रकार से अलग-अलग एरिया में होने वाले कैंसर्स अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और अलग-अलग परेशानियां हमारे लिए पैदा करते हैं। मगर जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाला कैंसर गाल और होठ का है, जो कि लगभग हेड एंड नेक कैंसर्स का 60% के आसपास है, और उसके बाद में स्वर यंत्र और गले के कैंसर्स हैं। यूं तो मुंह के कैंसर्स पूरे भारत में ही बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, मगर ऐसा देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है कंट्री का, यहाँ पर बहुत हाई इंसिडेंस है इन चीज़ों का। नागालैंड में खासकर बहुत हाई है। शिलोंग में अभी मेरा जाना हुआ, शिलोंग में सबसे ज़्यादा खाने की नली का कैंसर पाया जाता है, जो कि एक कंटिन्यूएशन ही है वो हेड एंड नेक कैंसर्स का। तो नॉर्थ ईस्ट में कैंसर्स का इस प्रकार का बहुत ज़्यादा बहुतायत में है। कारण उसका एग्जैक्टली नहीं पता, मगर ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी रखती हैं, और शायद उसमें हमारी होने वाली अलग-अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस, जैसे तम्बाकू का सेवन, शराब का सेवन या धूम्रपान के तरीके या नस्वार के तरीके, उसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। आमतौर पर कैंसर के लिए जो आंकड़े आते हैं वो विदेशी आंकड़े ही रहते हैं, मगर अब पिछले कुछ दशक से भारत के भी आंकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास करा जा रहा है, और जो 2020 में ग्लोबोकैन करके जो डेटा हमारे सामने आया, उसमें लगभग 10% कैंसर्स जो हमारे देश में पाए जाते हैं, उन वो 10% के आसपास होठ और गाल के कैंसर्स के द्वारा प्रदर्शित हुए। तो इतना महत्वपूर्ण ये कैंसर हम लोगों के लिए है, हमें परेशानियां देने के लिए, और उसका इलाज भी इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि हेड एंड नेक कैंसर्स को हम क्षेत्र के हिसाब से गाल के कैंसर्स, होठ के कैंसर्स, जीभ के कैंसर, स्वर यंत्र के, और जो तालू का हिस्सा है और तालू के पीछे का जो हिस्सा कहलाता है उसको ओरोफेरिंक्स, और उससे ऊपर के हिस्से को नेजोफेरिंक्स, इन सभी में कैंसर पाए जाते हैं, और अलग-अलग तरीके से वो अपनी परेशानियां और सिम्टम्स पैदा करते हैं। यदि हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, कैंसर्स क्यों होते हैं, इसका जवाब इतना सरल नहीं है, मगर फिर भी कुछ ऐसे कारण देखे गए हैं जो कि इस कैंसर के बढ़ावा देने में सहायक होते हैं या उत्प्रेरक का काम करते हैं। कुछ फैक्टर्स के बारे में हम जैसे जानते भी हैं कि तंबाकू का किसी भी प्रकार में किया जाने वाला सेवन कैंसर को बढ़ावा देता है। अल्कोहल का किसी भी रूप में किया जाने वाला सेवन कैंसर को बढ़ावा देता है, और यदि इन दोनों का एक साथ प्रयोग करा जाए तो सोने पे सुहागा। और एक दो नहीं होते, वो 1 और 1 11 होते हैं जहां तक कैंसर को बढ़ावा देने की बात अगर करी जाए। तंबाकू, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, हुक्का के रूप में, चिलम के रूप में और नस्वार के रूप में, और अब कुछ टूथ पाउडर और टूथपेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। और इन सभी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल
बराबर का ही नुकसानदायक है। एक और जो रेडिली अवेलेबल तंबाकू का सेवन का साधन आजकल देखने को मिलता है वो गुटखा के रूप में है, जो कि बहुत छोटे से पाउचेस में पैक करके दिया जाता है और इसकी वजह से उसकी उपलब्धता बढ़ गई है और उसका इस्तेमाल बढ़ गया है और नतीजा ये है कि तंबाकू से होने वाले नुकसान इस समय कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। खैनी एक और तरीका है जिसके रूप में तंबाकू का लोग इस्तेमाल करते हैं। जर्दा, खैनी, गुटखा ये सभी बराबर का ही नुकसान करने में जिम्मेदार हैं और मुंह का कैंसर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी पहचाने गए हैं जो कि कैंसर को बढ़ाने में जिम्मेदार ठहराए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाने वाला वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी वायरस था, जो कि मुंह के कैंसर्स भी करता है और सर्वाइकल कैंसर्स भी करता है और ये कैंसर को लिए जिम्मेदार वायरस शायद पहला वायरस था जो कि डायरेक्ट पहचाना गया और सब इसकी विशेषता ये भी है कि इसके खिलाफ एक वैक्सीन भी आज हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और वायरसेस भी हैं जिनको कि कैंसर के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें कि एस्टीन वायरस है, एचएसवी यानी कि ह्यूमन herpes सिम्प्लेक्स वायरस है और एचसीवी जो कि लिवर में मिलता है। ये वायरसेस भी कैंसर को बढ़ावा देने में जिम्मेदार माने गए हैं। अब यदि हम अगर सिम्टम्स की बात करें तो और सिम्टम्स की बात करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जो कि वास्तव में कैंसर तो नहीं होती मगर कैंसर की प्री स्टेज कह सकते हैं उनको, या हम अपनी भाषा में प्री कैंसरस कंडीशंस कहते हैं इनको। और इन प्री कैंसरस कंडीशंस में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे क्षेत्र में मिलने वाली परेशानी है वो है मुंह का कम खुलना, जिसको कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये स्पेशली यंग्स में, जवान लोगों में जिनमें कि पान मसाला और गुटखा खाने की बहुत आदत है और अल्कोहल या स्मोकिंग भी साथ में कर रहे हैं, उनमें मुंह धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, मुंह का खुलना कम होने लगता है और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक चम्मच भी अंदर नहीं घुस पाता। ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है जिसमें कि सफेद धब्बे गाल पर मुंह के अंदर बन जाते हैं, जिसको कि हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। और ल्यूकोप्लेकिया में वो जो सफेद बनने वाले निशान हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं और आगे चल करके कैंसर में भी तब्दील होने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ में कुछ आयरन की डेफिशिएंसी वाली कंडीशंस या कुछ और विटामिन्स की डेफिशिएंसी वाली कंडीशंस भी लंबे समय तक अगर रहती हैं तो वो कैंसर को बनने में सहायक हो सकती हैं और कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। कैंसर की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से कैंसर प्रदर्शित करता है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला अगर हम कोई खतरा माने तो या सिम्टम माने तो वो होगा एक छाला या घाव जो कि लंबे समय से है और भर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। आपने दांत वाले डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयां भी कराई, मगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा शक हमें ऐसी दशा में कैंसर का ही रखना चाहिए और उसका समुचित जांच और इलाज कराना आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा ग्रोथ बन रही है छाले के अलावा जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन लेती चली जा रही है, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। जब स्थिति यहाँ से आगे बढ़ती है तो कई बार उस घाव में या छाले में या ग्रोथ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये ब्लड हमारे लार के संग आ सकता है या हमारे स्पूटम में हमको मिल सकता है। कई बार मुंह के पिछले वाले हिस्से में यदि कैंसर होते हैं तो हमें निगलने में दिक्कत होने लगती है और खाना खाते वक्त या गस्सा निगलते समय हमें कठिनाई होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी गले में बैठी हुई है या परसिस्टेंट गले में खराश की सी अनुभूति होने लग जाती है। जब ये बीमारी और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो इसमें फिर कान के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। जीभ के कैंसर्स में, गले के, गाल के पिछले हिस्से के कैंसर्स में कान के अंदर होने वाला दर्द भी बढ़ते हुए कैंसर का इंडिकेटर माना जाता है। कई बार व्यक्ति कान की बीमारी को तलाशता रहता है जबकि परेशानी गाल के और मुंह के अंदर होती है। इसी प्रकार से स्वरयंत्र के कैंसर्स में फिर आगे चलकर आवाज में परिवर्तन होते हैं।
हवास के परिवर्तन जीभ के कैंसर्स में भी नोट करे जाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में हॉट पोटैटो इन माउथ, यानी कि गर्म आलू अगर मुंह में रख लें और सडनली जब आप बोलने की कोशिश करें तो जो आवाज निकलेगी उस तरीके की आवाज निकलती है। साथ साथ जीभ के पिछले हिस्से के कैंसर्स में लार की वृद्धि भी हो जाती है और बराबर लार मरीज की निकलना कंटिन्यूअसली जारी रहती है। और बढ़ते हुए कैंसर्स में सिरके में एक तरफा होने वाला दर्द भी बढ़ती हुई बीमारी का इंडिकेटर है। जब ये परेशानियां आगे बढ़ती हैं तब गले में गांठ के रूप में भी बीमारी फैलना शुरू कर देती है और उस समय आप गर्दन में कुछ गांठों का प्रदर्शन भी नोट कर सकते हैं, जो कि कई बार मरीज स्वयं भी देख पाता है या जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसको बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाता है। कुछ गले के निचले हिस्से में जब बीमारी अगर हो तो उस समय खाने की दिक्कतें ज़्यादा पेश आती हैं और खाने की निगलने की परेशानियों की वजह से कई बार हमारा भोजन और न्यूट्रिशन प्रभावित हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है और ऐसे में फिर कमजोरी, गिरावट और वजन कम होने की शिकायतों से कई बार पेशेंट्स डॉक्टर के पास में पहुंचते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो कि आमतौर पर हेड एंड नेक कैंसर्स में कॉमनली देखने को हमें मिलते हैं। और जब इस प्रकार के किसी सिम्टम्स पर आप चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर्स की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि ये सरफेस पे होने वाले कैंसर्स हैं, इसलिए इनका क्लिनिकल इवेल्युएशन करना बहुत सरल होता है और डायग्नोसिस करके कंफर्मेशन भी उतना ही रैपिड और सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप सैंपल रेडीली ले सकते हैं। होठ के, गाल के, जीभ के कैंसर्स में जांच निकालना बहुत सरल है, जिसको कि या तो एक स्क्रेप स्मीयर साइटोलॉजी के द्वारा निकाल सकते हैं, जिसमें से केवल घाव के या ग्रोथ के ऊपर से एक रगड़ करके कुछ सेल्स उठा लिए जाते हैं और उनकी स्लाइड्स बना करके उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, जिसको कि हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ कई बार कुछ थोड़ा सा टिश्यू भी हम ले सकते हैं, जिसमें कि हम और ज़्यादा गहनता से जांच करके उसको टेस्ट कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ट्यूमर के साथ छेड़खानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती या इन प्रक्रियाओं को करने से किसी भी प्रकार के बीमारी के फैलने का खतरा हम लोग नहीं मानते। आमतौर पर जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं उनके मन में ये शंका रहती है कि आप टेस्ट करेंगे तो इससे बीमारी फैलना तो नहीं बढ़ जाएगा। तो मेरा जवाब यही है कि इस प्रक्रिया में कैंसर के बढ़ने की संभावना नगण्य रहती है और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है उसमें कोई अनसेटलिंग ऑफ कैंसर सेल्स भी नहीं होती है। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी कैंसर्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कुछ वायरल मार्कर्स की भी टेस्टिंग आजकल संभव है और उसके लिए भी एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जिसके द्वारा हम वायरल मार्कर्स को देख करके वायरस की प्रेजेंस को भी नोटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में कंफर्मेशन के बाद में फिर टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है स्टेजिंग के लिए, ये समझने के लिए कि बीमारी का फैलाव कितना है, मुंह के अंदर कितना है, क्या गर्दन में बीमारी आई है और क्या इसके बियॉन्ड भी बीमारी कहीं गई है। यहाँ मैं बता दूं कि हेड एंड नेक कैंसर्स की एक और विशेषता ये है कि काफी एडवांस स्टेज तक ये अपने गर्दन के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं और 90% केसेस में ये हमारी जो कॉलर बोन है जिसको हम क्लेविकल कहते हैं के नीचे नहीं फैलते, इसलिए काफी एडवांस डिजीजेस तक में भी इसका फैलाव बहुत ज्यादा नहीं होता है और ये हमारे लिए एक एडवांटेज की बात है कि हमारे को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब तो इस इमेजिंग के लिए सिंपलेस्ट टेस्ट सीटी स्कैन माना गया है और ये आजकल प्राय हर शहर में और बहुत रेडिली अवेलेबल है, जो कि एक बहुत डिटेल्ड हमें जानकारी दे देता है कि कैंसर किस तरीके से और कितने क्षेत्र में अपना फैलाव करे हुए है। इसमें एक और एडवांसमेंट जो रिसेंटली पिछले दशकों में हुआ है वो है पेट सीटी स्कैन के रूप में। पेट सीटी स्कैन एक विशेष प्रकार का सीटी स्कैन है जिसमें रेडियो न्यूक्लियर डाई का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसकी मदद से हमारे लिए कैंसर की प्रेजेंस को पूरी बॉडी के अंदर डिलीनिएट करना
बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली संभव हो जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ बढ़ती हुई बीमारी के केसेस में शुरू की स्टेजिंग के लिए करते हैं, और कई केसेस में जब ट्रीटमेंट पूरा हो चुका होता है तो कंप्लीटनेस ऑफ ट्रीटमेंट या रिस्पॉन्स ऑफ कीमोथेरेपी, इन चीज़ों को असेस करने के लिए भी पेट स्कैन का इस्तेमाल करा जाता है। कुछ और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस जिसमें कि ओपीजी, ऑर्थोपेंटोमोग्राम कहलाता है, ये भी हमारे को हड्डी के जबड़े की हड्डी के नुकसान के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। कुछ एंडोस्कोपीज भी हमें इस दिशा में मदद करती हैं, जिसके द्वारा हम नेजल कैविटी के अंदर देख सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एरिया में देख सकते हैं, जबान के पिछले वाले हिस्से को देख सकते हैं, स्वरयंत्र को देख सकते हैं और खाने की नली को असेस कर सकते हैं। और इन सब जानकारियों की बेसिस पर हम लोग एक स्टेजिंग बनाते हैं, जो कि हमें आगे के ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में मदद करती है। और इस बेसिस पर एक डायग्नोसिस के बाद में प्री ट्रीटमेंट स्टेजिंग करके इसका ट्रीटमेंट की प्लानिंग करी जाती है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि हेड एंड नेक कैंसर्स में सबसे ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट का तरीका सर्जरी ही है। यदि सर्जिकली हम उस ट्यूमर को पूरा हटा सकें तो सबसे ज़्यादा असरदार तरीके से हम आगे के लिए बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। और सर्जरी के लिए हमारे पास में अब ज़्यादा सेफ एनेस्थीसिया अवेलेबल है, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव केयर के माध्यम अवेलेबल है, इसलिए हम अब कहीं ज़्यादा एडवांस सर्जरीज को अंडरटेक करने की हिम्मत कर पाते हैं। एक और एडवांसमेंट जो रिसेंटली सर्जरी को मदद देने में हुआ है, वो है फ्री फ्लैप्स और प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन में होने वाली तकनीकी एडवांसमेंट्स के रूप में, जिसके द्वारा किसी भी और कितने भी बड़े डिफेक्ट को, चाहे वो खाल का है, मसल का है, बोन का है, को भरपूर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना अब संभव हो चुका है। इसलिए एक्सीजन यानी कि काट करके बीमारी को निकालने वाली सीमाएं काफी हद तक हमारे लिए बड़ी हो गई हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में जबकि बीमारी ने कुछ इम्पोर्टेंट अंगों को घेर रखा है, तब सर्जरी करने का संभावनाएं न के बराबर हो जाती हैं, और उस दशा में गैर सर्जिकल वाले ऑप्शंस को ही हमें अख्तियार करना पड़ता है। अगर हम गैर सर्जरी वाले ऑप्शंस की बात करें तो उसमें दो और ऑप्शंस हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी कि हम केमिकल्स या दवाइयों के द्वारा जहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और रेडियोथेरेपी जहाँ हम विकिरण के द्वारा कैंसर्स का इलाज कर रहे हैं। मैं पहले बात कीमोथेरेपी की करूंगा। कीमोथेरेपी में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम कैंसर के सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल 3 रूप में करा जाता है। जहां बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है और हमें लगता है कि इसका अगर हम साइज छोटा कर लें तो शायद सर्जरी करना या रेडियोथेरेपी करना ज़्यादा असरदार होगा, तो वहां हम किसी भी ट्रीटमेंट को लागू करने से पहले कीमोथेरेपी देते हैं, और इसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा हमें आगे होने वाले इलाज में ज़्यादा सफलता मिलने की और ज़्यादा असरदार तरीके से बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कीमोथेरेपी का दूसरा इस्तेमाल रेडियोथेरेपी के साथ में करा जाता है, जहां उसको कॉन्कॉमिटेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और ये कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के असर को बढ़ाने के लिए काम करती है, यानी रेडियो सेंसिटाइजर का काम करती है। तीसरा कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है जब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि ना उसकी सर्जरी हो सकती ना रेडियोथेरेपी हो सकती, तब पैलिएटिव कीमोथेरेपी के रूप में बीमारी को दबाए रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। कीमोथेरेपी में भी जिस तरीके के एडवांसमेंट हुए हैं, उसके द्वारा अब कीमोथेरेपी ज़्यादा असरदार तरीके से और ज़्यादा सटीक तरीके से हमारा बीमारी के ऊपर अटैक करने में सफल हो रही है। और इसमें जो लेटली एडवांसमेंट्स हुए हैं वो टारगेटेड कीमोथेरेपी के रूप में हुए हैं, जिसमें कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स विशेष टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं कैंसर सेल के, और उन टारगेट्स को हिट करके कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी एक और लेटेस्ट एडवांसमेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रूप में, जहां की कुछ ट्यूमर की एंटीबॉडीज डेवलप करी गई हैं, और इन एंटीबॉडीज को कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के साथ में टैग करके हम ट्यूमर सेल्स तक पहुंच जाते हैं और ट्यूमर सेल्स को सटीक रूप में मार देते हैं। और इसमें
बची हुई बॉडी का, बाकी बॉडी के अंगों का इतना नुकसान नहीं होता जितना कि ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में हुआ करता था। इसी प्रकार से विकिरण के द्वारा होने वाले ट्रीटमेंट को रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी लगभग 80% केसेस में सर्जरी के बाद में दी जाती है और यहाँ रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल इस गरज से करा जाता है कि यदि कोई ट्यूमर के सेल्स पीछे रह गए हैं तो उनको हम विकिरण के द्वारा जला दें, और इसमें बहुत हल्की डोज कीमोथेरेपी की भी इस्तेमाल करके रेडियो सेंसिटाइजर का रोल भी लिया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। विकिरण के क्षेत्र में, रेडियोथेरेपी के क्षेत्र में भी लेटली बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि अब इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करके आप बहुत सटीक तरीके से जिस क्षेत्र विशेष को हमें रेडिएशन देना है उसको टारगेट करते हैं, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में विकिरण के प्रभाव नगण्य रहते हैं और इसका दोहरा लाभ होता है। एक तो हम हायर डोज में रेडिएशन डिलीवर कर पाते हैं और साथ ही पेशेंट उस हायर डोज को भी बहुत आसानी से टॉलरेट कर लेता है। जो ट्रेडिशनल तरीका था रेडिएशन देने वाला कोबाल्ट के द्वारा, वो अब लगभग फेज आउट होता चला जा रहा है और जो नया रेडिएशन का तरीका है वो लीनियर एक्सेलरेटर बेस्ड रेडियोथेरेपी का है, जिसमें कि इस विकिरण के होने वाले साइड इफेक्ट्स को बहुत हद तक घटा दिया गया है। एक और रेडियोथेरेपी का तरीका होता है जिसमें कि रेडिएशन के इम्प्लांट्स उस क्षेत्र विशेष में छोड़ दिए जाते हैं, इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, और इस तकनीक को हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं, जिसमें कि एक बहुत छोटे से समय में ही उस क्षेत्र विशेष के ऊपर विकिरण की एक हैवी डोज दे करके ट्यूमर को कंट्रोल करने का एक सफल प्रयास करा जाता है। हालांकि ये पद्धति हर जगह और हर समय लागू नहीं हो सकती, मगर कुछ गिवन सेट ऑफ सिचुएशंस के लिए, जैसे जीभ के कैंसर्स हुए, कुछ गाल के कैंसर्स हुए, इनमें बहुत असरदार तरीके से ये हमें बेनिफिट देने की क्षमता रखती है। कई बार रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल साथ साथ करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको, उसको हम कॉन्कोमिटेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं बचाव के बारे में करना चाहूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर और खासकर हेड एंड नेक के कैंसर्स के बारे में एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये 50% कैंसर्स घटाए जा सकते हैं यदि इसके जो कारक मैंने पहले गिनाए थे इनको हम हटा दें। वो कारक कौन कौन से थे? तंबाकू, एल्कोहल, वायरल इन्फेक्शंस। अगर हम सिर्फ तंबाकू और इन एल्कोहल को ही अगर हम अपनी दिनचर्या से हटा दें तो इन कैंसर्स में लगभग 50% तक हम घटोतरी कर पाने में सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहला तो यही मैं कहूँगा कि हमें तंबाकू को के होने वाले नुकसानों को एजुकेट करने की आवश्यकता है, इसके बारे में नई जनरेशन को भी बताने की आवश्यकता है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब सरकार हमारी भी कुछ ऐसे कानून ला रही है जिसमें कि ओपन स्पेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग का और तंबाकू का इस्तेमाल निषेध किया जा रहा है, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा रहा है। साथ साथ उसके तंबाकू के प्राइसेस भी बढ़ाने की कोशिश करी गई है। और एक और बहुत विशेष बात जो लेटली ऐड हुई वो थी तंबाकू के पैक पे होने वाली स्टैच्यूटरी वार्निंग, और साथ में एक बीभत्स फोटो तंबाकू की जो टैग करी जा रही है, जिससे कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोग शायद कुछ इससे निरुत्साहित हों। मगर सबसे ज्यादा मैं कहूँगा इस समय आवश्यकता रहेगी जो एड के मीडिया हैं उनमें जिस प्रकार से तंबाकू को या स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करा जाता था या पान मसाला को ग्लोरीफाई करा जाता है, उसके ऊपर भी एक असरदार बैन तंबाकू को रोकने में मदद कर सकता है। इसी यही बात अल्कोहल पर भी लागू होती है, और अल्कोहल की भी एडवर्टाइजिंग और उसका प्रमोशन पे रोक शायद हमारे अल्कोहल को और यंगर जनरेशन में होने वाले उसके प्रैक्टिसेस को रोकने में मदद करे। एचपीवी का वायरस का इन्फेक्शन बहुत असरदार तरीके से वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है, और ये वैक्सीनेशन की पहल सरकार ने भी करी थी और हम सब लोगों को भी वैक्सीनेशन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक असरदार और सेफ वैक्सीन अब इसके लिए भी अवेलेबल है। कुछ विकिरण भी स्किन के कैंसर्स को प्रमोट करते हैं, तो स्पेशली जहाँ सनशाइन ज़्यादा है उन जगहों पर यदि सनस्क्रीन का असरदार इस्तेमाल करा जाए तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और प्रिवेंशन के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एक जागरूक
व्यक्ति जो कि सचेत है अपने मुंह के अंदर होने वाले किसी भी परिवर्तन को पहचानने के लिए और जल्दी से जल्दी उसको पहचान करके पकड़ने के लिए। अंत में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है दांतों की सेहत। एक सड़ा गला नुकीला पैना दांत तंबाकू के बराबर ही नुकसानदायक है और इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की मुंह के अंदर होने वाली गंदगी, खासकर दांतों की गंदगी को किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दांतों की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है और यदि उसमें कहीं किसी दांत में कीड़ा लग रहा है या कैविटी बन रही है तो उसका तुरंत निदान होना भी उतना ही असरदार रहेगा कैंसर से बचाव के लिए। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके समक्ष आज रखना चाहता था। धन्यवाद।